अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। पहले 2 पत्रों के शीर्षक थे संसार पुस्तक है और शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया। अब बारी है तीसरे पत्र की, जमीन कैसे बनी। इस पत्र को पढ़ने से पहले लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। तीसरे पाठ की शुरुआत होती है धरती, चांद और सितारों की समझ से। कैसे बनी अपनी ये धरती, अपना चंद्रमा कैसे बना, गुरुत्वाकर्षण की डोर से कैसे बंधे हैं ये धरती, ये चंद्रमा, ये ग्रह उपग्रह और अपना सूरज। सब मिलकर तो बनाते हैं अपना सौरमंडल। रात में झिलमिलाते तारों की भी बात होती है और इस धरती के ठंडे होने और फिर महासागरों और महाद्वीपों के बनने की कहानी भी बताई जाती है। और ये सब कथा कहानी के दिलचस्प अंदाज में। लेकिन हाँ, ये रोचक पुराण कथा की तरह नहीं बताया गया है कि पिता, शिक्षक या कथा कहने वाले पंडित जी ने कहा और सुनने वाले ने आंख कान बंद कर मान लिया और फिर ऐसा का ऐसा अगली पीढ़ियों पर थोप दिया। इस कहानी में चिंगारी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, ये समझ कि कोई व्यक्ति या वस्तु इसलिए सबसे बड़ी या इसलिए केंद्र में नहीं हो जाती क्योंकि वो हमारे करीब है, हमारी अपनी है, या फिर हमें अपनी नज़र से वो ऐसी लगती है। विज्ञान का तरीका हमें खुद को अलग करके चीज़ों को देखना बताता है, अपनी नज़र से बनने वाली छोटी तस्वीर की सीमा समझाता है। तभी तो हम खुद को किनारे कर अपनी छोटी समझ और अपने आग्रहों से मुक्त होकर बड़ी तस्वीर को देख पाते हैं। हमारे मन में सवाल करने की जिज्ञासा जागती है, तर्क और विवेक से निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति पनपती है।
इसीलिए तो इंदु को बताया गया है कि नन्ही आंखों से दिखने वाले सच से बाहर एक बड़ा सच है, एक बड़ी तस्वीर है। नन्हे झिलमिल तारे सूरज जैसे ही विशाल और चमकीले हैं, पर दूर है ना, इसलिए छोटे दिखते हैं। अपनी धरती पास है, इसलिए बहुत बड़ी दिखती है, पर विशाल ब्रह्मांड में तो वो धूल के एक कण जैसी ही है। ये समझ बच्चे को विनम्र बनाती है कि हम ही सारी दुनिया में सबसे बड़े और सबके केंद्र में नहीं है। अपनी ही नज़र को परखना सिखाती है, ज्ञान विज्ञान के लिए जिज्ञासा और दिलचस्पी जगाती है, और सबसे बढ़ के ये भाव भी कि हम सब एक बड़े परिवार के हिस्सा हैं। यही शिक्षा तो बच्ची को सौम्य, उदार और विवेकशील नागरिक बनाएगी, और यही दृष्टि तो उसे छोटे अहंकारी अंधेपन से बचाएगी। तो अब पढ़ते हैं जमीन कैसे बनी। तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है, इसलिए कि वो जमीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फर्क है? ग्रह हमारी जमीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि जमीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन सितारों और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वो धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है, इसलिए कि जमीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी जमीन भी सूरज के परिवार में, सौर जगत में है। हम समझते हैं कि जमीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वो है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में ये धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज्यादा दूर हैं। ज्योतिषी या वे लोग जो कि सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी जमीन और सारे ग्रह सूर्य ही में मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था।
किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो वजनदार चीजों को जमीन पर गिरा देती है। हमारे पास जमीन ही सबसे भारी चीज है, इसी से वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह हमारी जमीन भी सूरज से निकल भागी थी। उस जमाने में ये बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत ही गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण ये जल्द ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। जमीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ न रह सकते थे। सब चीजें जल जाती थी। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर जमीन हो गया, उसी तरह जमीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वो अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है। मगर जमीन को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे जमीन की ऊपरी तह तो ज्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें जमीन अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडा होने लगा। वो जमीन से भी ज्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में जमीन से कम दिन लगे। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है। उसे ठंडा चांद ही कहते हैं। शायद वो बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब जमीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और शायद मेंह बनकर बरस पड़ी। उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। ये सब पानी जमीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों ज्यों जमीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीजों के रहने लायक होते गए। दूसरे खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूंगा। यह था तीसरा पत्र, जमीन कैसे बनी, जिसमें बताया जवाहरलाल जी ने कि किस तरह से एक सौर मंडल है, सौर परिवार है, उस सूरज के टुकड़े टूटे, उससे ग्रह बने और उसी में से एक ग्रह जमीन यानी पृथ्वी है, और फिर पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटा और उससे चांद बना जो ठंडा रहता है। सितारों और ग्रह में क्या फर्क है, ये सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में एक पिता अपनी पुत्री को बता रहे थे। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।